ओके गाइस, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है इंग्लिश। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया था सेम पेपर है 4 Feb 2023 लेवल 2 वालों के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। जो वातावरण है वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। देयर आर अबाउट 10 केमिकल एलिमेंट्स। 10 जो है वो केमिकल एलिमेंट्स हैं विच रिमेन परमानेंटली इन गैसियस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, जो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं वातावरण में अंडर ऑल नेचुरल कंडीशंस। जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनमें वो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं। ऑफ दीज परमानेंट गैसेज ऑक्सीजन मेकअप अबाउट 21%। ये जो परमानेंट गैसेज हैं इनमें से एक गैस जो है वो है ऑक्सीजन, उसका कितना रेशो है 21%। और नाइट्रोजन है 78%। सेवरल अदर गैसेज सच एज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन comprise the remaining 1% of the volume of the dry air। 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21 ऑक्सीजन हो गया, बाकी का जो 1% बचता है वो कितना हो जाएगा आपका आर्गन आ जाती है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, जिनोन है। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर का अमाउंट है एंड इट्स वेरिएशन इन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंस इन वेदर चेंजेस। जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है ना और इसका जो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी वाटर चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Atmospheric gases hold in suspension great quantities of dust, pollen, smoke and other impurities which are always present in considerable but variable amount। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो सस्पेंशन में होती हैं। ठीक है, किसके सस्पेंशन में होती हैं? डस्ट में घुली हुई रहती हैं, पॉलन में होती हैं, स्मोक के साथ, और दूसरी अदर इम्प्योरिटीज जो होती है वो गैसेस के साथ मर्ज्ड अप रहती है, जो हमेशा कंसिडरेबल लेकिन वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। द लेयर ऑफ द एयर नेक्स्ट टू द अर्थ which extends upward for about 10 miles is known as troposphere। धरती से 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 माइल की दूरी पर जो पहली लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षोमंडल। ऑन द होल इट मेक्स अप अबाउट 75% ऑफ ऑल द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये 75% बनाती है पूरे वातावरण का। ये वार्मेस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ सरफेस विच वार्म्स द एयर इमीडिएटली सराउंडिंग इट। क्योंकि जब सोलर रेडिएशन होता है अर्थ सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो गर्म हो जाती है और इसके चारों तरफ की एयर जो है वो हमें गर्म फील होती है। ए स्टीडी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एलिवेशन इज ए मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो एक स्टीडी डिक्रीज मतलब बहुत तेजी से जो गिरावट आती है टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग एलिवेशन, ये एक बहुत स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। द अपर लेयर आर कोल्डर बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड रैपिड रेडिएशन ऑफ हीट इनटू स्पेस। जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो कैसी होती है? ठंडी, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है धरती से उनकी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और रैपिड रेडिएशन वो क्या करती हैं? बहुत तेजी से रेडिएशन करती हैं। अबव द ट्रोपोस्फेयर टू हाइट ऑफ अबाउट 50 माइल्स, ट्रोपोस्फेयर के बाद लगभग 50 माइल की दूरी तक एक जोन होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। The stratosphere is separated from the troposphere by a zone of uniform temperature called the tropopause। जो ट्रोपोस्फेयर होता है और जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उनके बीच में एक जोन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहती है। विद इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पोर्शन होता है वो एक लेयर होती है ओजोन गैस की, जो कि फिल्टर आउट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को। जो ओजोन लेयर है वो एयर प्रेशर के साथ अलग अलग होती है। If this zone was not there, the full blast of sun's ultraviolet light would burn our skin। अगर ये जो स्ट्रेटोस्फेयर का जोन है जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है, अगर ये जोन नहीं होता तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो हमारे स्किन को जला देती, हम अंधे हो जाते और इवेंचुअली रिजल्ट धीरे धीरे हम डेटेरियोरेट हो जाते। Within the stratosphere, the temperature and atmospheric composition are relatively uniform। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें जो टेम्परेचर है और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म यानी कि समान होता है। Which of the following question does the passage answer? What does the atmosphere consist of? What is the temperature in atmosphere? Why is ozone important? तो बेसिकली इसमें पूछा है कि जो पैसेज है उसमें कौन से क्वेश्चन है जिनका आंसर वो जानना चाह रहा है। तो इसमें केवल ए करेक्ट है, केवल सी करेक्ट है, ए और सी है, केवल बी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों का बनता है। दूसरा, ओजोन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इस पूरे पैसेज में नहीं दिया गया है। आपको इसका आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा और इसका आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द पैसेज लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज द एटमॉस्फेयर। जो लाइफ है वो धरती पे एग्जिस्ट करती है वातावरण की वजह से, क्यों। कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन, कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इज द वार्मेस्ट इन द बॉटम, बिकम्स थिनर एज वी गो हायर अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो धरती पे क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक लेयर है। द पैसेज स्टेट्स दैट द ट्रोपोस्फेयर इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट। जो पैसेज है वो ये कहता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत गर्म पार्ट होता है वातावरण का, क्योंकि इट इज क्लोजर टू द सन, contains electrically charged particles, radiate heat into space and it is warmed by the earth's heat। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो धरती की हीट होती है उसके थ्रू ये गर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, सन रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया, धरती से इसने धीरे धीरे रेडिएशन वापस जाएगा, तो जिसकी वजह से इसका वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। According to the passage, the atmosphere contains which of the following except 21% oxygen, बिल्कुल सही है। A definite amount of water vapor, 10 permanent elements, considerable waste product। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is your option number 2। जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 10 परमानेंट एलिमेंट होते हैं और कंसीडरेबल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लेकिन वाटर वेपर का डेफिनेट अमाउंट नहीं होता है, बल्कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लेयर ऑफ ओजोन गैसेज इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज हार्मफुल फॉर आवर आईज। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ए स्टीडी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एलिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ए इज फॉल्स बट द बी इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो ओजोन गैस की लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो हार्मफुल नहीं होती है, बल्कि वो कैसी होती है, फ्रूटफुल। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस होगी नहीं तो उसकी वजह से यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब हमारी आंखें जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है ट्रोपोस्फेयर का वो स्टीडी डिक्रीज होता है, बहुत तेजी से डिक्रीजमेंट आता है टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग एलिवेशन। ये बात बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। Which one of the following words is similar in meaning to elevation as used in the passage? Demotion, depth, depression and rise। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राइज, ठीक है। इसमें पूछा है एलिवेशन जो है उसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो चीज पूछी है, ट्रोपोस्फेयर में स्टीडी डिक्रीज होता है, बहुत तेजी से डिक्रीजमेंट होता है टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग एलिवेशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज सस्पेंशन इन द सेम सेंस एज यूज्ड इन द पैसेज। इनमें चारों में सस्पेंशन का प्रॉपर यूज कहाँ हुआ है जैसा पैसेज में यूज किया गया है। द सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स्ड अंडर द हैवी वेट, द टू प्लेयर्स आर अपीलिंग अगेंस्ट देयर सस्पेंशन, अनफोर्सीन इवेंट्स हैव लीड टू द सस्पेंशन ऑफ टॉक्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द लिक्विड मेड इट यूनिट फॉर द कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखिए सस्पेंशन के अलग अलग मतलब होते हैं। सस्पेंशन होता है किसी को सस्पेंड कर देना, ठीक है। एक होता है सस्पेंशन जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको लिक्विड में जब मिलाते हैं तो प्रॉपरली डिसॉल्व ना होकर के वो थोड़े से तैरती हुई स्टेज में दिखते हैं। तो जो सस्पेंशन ब्रिज है, डूबता हुआ जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया हैवी वेट के कारण, ये गलत है। टू प्लेयर्स आर अपीलिंग अगेंस्ट देयर सस्पेंशन, दो प्लेयर अपील कर रहे हैं एक दूसरे के सस्पेंशन के अगेंस्ट में, नहीं। अनफोर्सीन इवेंट्स हैव लीड टू द सस्पेंशन ऑफ टॉक्स, नहीं। यहाँ पे देखिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, घुले हुए जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, मेड इट यूनिट फॉर कंजम्पशन। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द अपर लेयर्स आर कोल्डर बिकॉज ऑफ दियर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर
3. जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, दैट इज द मेन सेंटेंस. जो ऊपर की लेयर्स हैं वो बहुत ठंडी हैं. इसके बाद आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, इस पे डिपेंडेंट है. तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उस पे आपका दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट होता है, और बीच में जो वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू दो सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं. जैसे बिकॉज, इसने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है. पहला हो गया अपर लेयर्स आर कोल्डर, सेकंड हो गया ऑफ दियर ग्रेटर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, इस वाली लाइन पे. ये अपने आप में पूरा का सेंटेंस है, द अपर लेयर्स आर कोल्डर. अगर आप यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे दिस इज कंप्लीटेड सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ना आ जाए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. It is the warmest part of the atmosphere because most of the solar radiation is absorbed by the Earth's surface. Identify the clause in the underlined part of the sentence given below. This is adjective clause, noun clause, principal clause and adverb clause. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is your adverb clause. adverb clause होता है जो क्रिया की विशेषता को बताता है. कैसे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, अधिकतर जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ की सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, और ये वार्मेस्ट पार्ट है किसका, वातावरण का. तो ये जो चीज है ये किसकी विशेषता बता रहा है, एटमॉस्फेयर की. ठीक है, कि वो गर्म क्यों है, उसने क्रिया की विशेषता बता दी. गर्म होना क्रिया हो गई, लेकिन वो गर्म क्यों है, क्योंकि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है. सो द एडवर्ब क्लॉज. अब है read the following poem and answer the question that follow by choosing the most appropriate option from the ones given below. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunk-least legs of stone stand in the desert near them on the sand, half sunk a shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that it's a sculptor, and well those passions read which yet survive stamped on those lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, O my name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, yes mighty, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, bundles and bare. The lone and level sun sands stretch far away. तो जो ये पोयम है इसमें बताया है कि वो एक ट्रेवलर से मिले थे जो कि बहुत यूनिक वर्ड का था, जिसने क्या बोला, जिसके दो बड़े बड़े मतलब पत्थर की जो स्टोन जैसे पैर नहीं होते वो थे, जो डेजर्ट में खड़ा हुआ था, और उसके सैंड के पास जो है वो मूर्ति सी ऐसे बन के खड़ी हुई थी. लिप्स जो है वो रिंकल्ड थे, और कोल्ड कमांड जो है वो मतलब उसमें वो शिवर कर रहा था. दैट वाज ए स्कल्प्टर. तो यहाँ पे पूछा है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम, जो पोयम है उसकी सेंट्रल थीम क्या है. ऑल थिंग्स आर म्यूटेबल एंड प्रोन टू डिस्ट्रक्शन. Despotism is remembered while benevolence is forgotten. The artist is usually at the mercy of the powerful. Travelers are rarely to be trusted when recounting their journeys. जो इस पोएम की सेंट्रल थीम है वो है जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो म्यूटेबल होती हैं, और हर चीज़ जो होती है वो ख़त्म होने के लिए बनती है, यानी कि हर चीज़ विनाशक होती है. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है द हैंड एंड द हार्ट in line 8 belong respectively to which of the poem subject, the sculptor and the Ozymandias, the sculptor and the speaker, the traveler and the speaker, the traveler and the sculptor. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैंड और हार्ट. कहाँ है, 8वीं लाइन 4 ये ला. द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फीड. हाथ जिन्होंने उनको मॉक किया और दिल जिन्होंने उनको फेड किया. तो हैंड और हार्ट जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, स्कल्प्टर और ओजीमेंडियस को, स्कल्प्टर और स्पीकर को, ट्रेवलर और स्पीकर को, ट्रेवलर और स्कल्प्टर को. तो यहाँ पे हैंड किसका है, स्कल्प्टर का, और हार्ट किसका है, ओजीमेंडियस का. द हैंड देन मॉक देम, हाथ जिन्होंने उसको मॉक किया. आप जब किसी चीज को बनाते हैं तो कौन बनाएगा, स्कल्प्टर बनाएगा. एंड द हार्ट दैट फेड, और जो दिल है वो धीरे धीरे फेड होता गया, किसका, ओजीमेंडियस का. नेक्स्ट है इन लाइन 8 मॉक्ड मीन्स डिसाइडेड एंड डिस्कवर्ड, इमिटेटेड एंड डेरिडेड, लेमेंटेड एंड इमिटेटेड, लेमेंटेड एंड डिस्कवर्ड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मॉक्ड, इमिटेटेड यानी कि अनुकरण करना, एज इट इज कॉपी करना, एंड डेरिडेड और उस चीज को उकेरना. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल, बैलेड, सोनेट एंड स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सोनेट। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन पोएम होती है। अब यहाँ पे देखिए 4 ये हो गया, 8 ये हो गया, एंड दिस इज 14 लाइन पोएम। ठीक है। Which poetic device is used in the following line? The lone and level stands stretched far away. Alliteration, personification, hyperbole and metaphor. तो इसमें क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन। यहाँ पे एल यूज हुआ है, यहाँ एल यूज हुआ है, एस रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी लेटर या फिर जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होता है। जो पर्सोनिफिकेशन होता है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप किसी भी लिविंग थिंग को कंपेयर कर देते हैं। हाइपरबोल जो होता है वो अतिशयोक्ति होता है हिंदी में, और जो पर्सोनिफिकेशन है वो मानवीकरण अलंकार होता है। मेटाफर आपका यमक अलंकार होता है जिसमें आप किसी भी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मून जो मेटाफर होता है इसमें कंपेयर नहीं किया जाता है, इसमें चीजों को डायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं। जैसे योर हेयर्स आर रोजेज, मतलब आपके बाल जो हैं गुलाब हैं, तो आपने क्या किया? कंपेयर नहीं किया है, डायरेक्ट नॉन लिविंग को लिविंग में इम्पोज कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन जो होता है उसमें जैसे सन इज स्माइलिंग, जबकि सन मुस्कुरा सकता है? नहीं मुस्कुरा सकता, लेकिन नॉन लिविंग को हमने क्या किया? ह्यूमन बीइंग के जैसे उसको लिविंग बीइंग के जैसे कंपेयर कर दिया। हाइपरबोल अतिशयोक्ति होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 105, द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द स्टैच्यू इज वन ऑफ द एडमायरेशन, एंगर, डेस्पेयर एंड कंटेम्प्ट। जो एक्सप्रेशन था स्टैच्यू के फेस पर वो क्या था? एडमायर था, एंगर था, डेस्पेयर था या कंटेम्प्ट था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कंटेम्प्ट। ठीक है। जो गुस्से में चेहरा नहीं होता है जिसमें चेहरे पे थोड़ी थोड़ी सी झुर्रियाँ आ जाती हैं। एडमायरेशन होता है जब आप किसी चीज को, मतलब किसी चीज की तारीफ करते हैं, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है। और एक होता है आपका एंगर। एंगर होता है जब आप गुस्से में किसी चीज को देखते हैं या फिर वो चीज जो होती है। और कंटेम्प्ट बेसिकली होता है जब आपको, मतलब तिरस्कार, जब आपका कोई तिरस्कार करता है ना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। ठीक है। और डेस्पेयर जो होता है इसका मीनिंग होता है जब आप पूरी तरह से निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं। डेस्पेयर मीन्स तो हताश या फिर निराश, और कंटेम्प्ट मीन्स होता है जिस सम्मान के आप हकदार होते हैं आपको जब वो चीज नहीं मिलती। ठीक है। यानी कि आपका तिरस्कार या फिर आपकी अवज्ञा की जाती है। कंटेम्प्ट मीन्स दैट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था स्टैचू के फेस पे वो कैसा था? कंटेम्प्ट, यानी कि जब किसी चीज को आप तिरस्कृत करते हैं। टू एक्वायर लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? करेक्ट द मिस्टेक मेड बाय द चिल्ड्रन देन एंड देयर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद अदर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द इमीडिएट सराउंडिंग, इमिटेट एडल्ट्स इन द फैमिली एंड मेमोराइजिंग द अटरेंस यूज्ड बाय देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो लैंग्वेज है भाषा अर्जन के लिए कौन सा सबसे जरूरी होता है बच्चों में? जब आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन, वो हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस होती है। बच्चा समाज में समाज के लोगों के बीच रह के अलग अलग भाषाएं अर्जित करता है। इसके लिए आपको अलग से ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कहीं दूसरी जगह जाके भाषा को नहीं सीखते हैं। जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें आपको एक इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है और आप किसी ट्रेनर के अंडर वो चीज सीखते हैं। मिस्टेक करेक्ट करना नहीं, अपॉर्चुनिटी देना बच्चे को टू एक्सप्लोर द इमीडिएट सराउंडिंग नहीं। दूसरों के साथ जब बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा लैंग्वेज एक्वायर करेगा, मेमोराइज नहीं करवाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? जो NEP है 2020 उसमें क्या चीज है जो मेंशन नहीं है? इफ चिल्ड्रन आर टॉट थ्रू देयर मदर टंग्स दे विल नॉट बी एबल टू लर्न अदर लैंग्वेज, गलत है। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा के थ्रू सीखता है तो बल्कि उसके लिए दूसरी भाषाओं को सीखना और ज़्यादा आसान हो जाता है, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट मस्ट बिगिन इन चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को पढ़ना और लिखना जो है वो उसकी जो मदर टंग होती है या फिर होम लैंग्वेज होती है उसमें ही सिखाना चाहिए। यंग चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट थ्रू दियर मदर टंग, बच्चे जो हैं सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब उनको उनकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन दियर मदर टंग टिल एट लीस्ट 5 ग्रेड,
5वीं क्लास तक की जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। लेकिन जो पहला वाला है वो गलत, और यहाँ पे क्या पूछा है, डजंट फीचर। अगर चिल्ड्रन को उसकी मदर टंग में सिखाया जाता है तो वो दूसरी लैंग्वेज लर्न करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, ये चीज़ गलत है। नाउम चॉम्स्की स्ट्रांगली बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर। जो नाउम चॉम्स्की हैं उन्होंने एक डिवाइस दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उस डिवाइस के अकॉर्डिंग उन्होंने बिलीव किया था कि जो बच्चे होते हैं ना वो जन्मजात नॉलेज लेकर पैदा होते हैं, किसकी, ग्रामर की, जो किसके लिए क्या सीखने में मदद करती है, फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, फॉर ऑल लैंग्वेज एक्विजिशन, फ्यू लैंग्वेज लर्निंग एंड ऑल लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो बच्चे होते हैं वो सारी भाषाओं को अर्जित करने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इन्नेट क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं, मतलब उनको जन्मजात ज्ञान होता है किसका, ग्रामर का। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बच्चे सभी भाषाओं को आराम से अर्जित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जन्मजात कैपेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, किसकी, ग्रामर की। टू एनहेंस एंड डेवलप करेक्ट पॉज, स्ट्रेस, इंटोनेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। जब हमें किसी भी चीज़ को एनहेंस करना हो या डेवलप करना हो, कहाँ पे तो आपको पॉज लेना है, कहाँ आपको स्ट्रेस देना है और कहाँ स्ट्रेस कम करना है। इंटोनेशन जो उच्चारण होता है, कहाँ तार बढ़ाना है, कहाँ तार कम करना है। तो ये किस चीज़ का एप्रोप्रिएट चीज़ होती है, कॉम्प्रिहेंशन, ओरल एक्सप्रेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग में इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने में इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ओरल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ओरल मीन्स जब आप बोलते हो, स्पीकिंग जो होती है उसमें बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे तो आप पॉज लो, कहाँ आप स्ट्रेस ऊपर खींचोगे, कहाँ आप स्ट्रेस नीचे करोगे, और कहाँ आपको इंटोनेशन देना है, यानी कि तार कहाँ खींचना है और कहाँ पे आपको इंटोनेशन लो रखना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गीतिका इज ए रीडिंग फास्ट। गीतिका जो है वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही है। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मोबाइल मैनुअल में व्हाट इज दिस रीडिंग टू सब स्किल नोन एज। जो पठन है उसकी कौन सी ये सब स्किल है रीडिंग की, क्रिटिकल रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड बॉटम अप रीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो स्किमिंग होती है उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है एक मोबाइल मैनुअल में से उसको निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गीतिका बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही है। जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वो होता है आपका स्किमिंग, और जब आप बहुत डीप तरीके से पढ़ते हैं तो वो होता है आपका स्कैनिंग। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। अ टीचर प्रिपेयर 2 क्वेश्चंस ऑन ए पैराग्राफ रीडिंग ऑन रिट्राइविंग, शी विशेज टू असेस देयर। एक टीचर ने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर किए एक पैराग्राफ पर, रीडिंग ऑन रिट्राइविंग। जब हमने वो चीज़ पढ़ ली उसके बाद उसको रिट्राइव करने के लिए, शी विशेज टू एसेस, वो क्या चीज़ यहाँ पे करना चाह रही है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ज्ञान। नॉलेज जो होता है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, ठीक है, फिर अभिज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, किस पे, एक पैराग्राफ के, रीडिंग ऑन रिट्राइविंग, पढ़ने के बाद उन चीज़ों को रिट्राइव करने के लिए, जो प्रत्यास्मरण होता है उसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। सो शी विशेज टू एसेस दियर, वो क्या चीज़ है जिसको यूज कर रही है, अपने ज्ञान को, यानी कि प्रत्यास्मरण। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। A language teacher make changes in an exercise and text to suit her learners, it is called। एक लैंग्वेज टीचर है जो किस चीज़ में चेंज कर रही है, एक्सरसाइज में और टेक्स्ट में, जिससे कि उसके बच्चे जो हैं यानी कि लर्नर्स जो हैं उनको इजी हो सके। तो इसमें अडॉप्टिंग है, अडेप्टिंग है, इवेल्युएशन है और रिव्यू है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता है जैसे आप किसी भी प्लांट को कोई दूसरी जगह अडेप्ट करते हैं तो वहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज होता है, धीरे धीरे वो उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सेम यहाँ पे क्या होता है, उसने क्या किया, एक्सरसाइज में चेंजेस कर दिए जो कि उसके स्टूडेंट्स के लिए इजी हो सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिंग। एज अ टीचर विच स्टेप विल यू टेक टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। बीइंग अ टीचर कौन सी स्टेप जो है वो आप लेंगे एनकरेज करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, किसको, स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो क्लासरूम में इंटरेक्शन कर सकें। एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू आस्क मोर क्वेश्चन, इनवाइट ओपिनियन एंड सजेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, मेक देम रीड द टेक्स्ट लाउडली, रिपीटिंग द डायलॉग्स आफ्टर
यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जहाँ बच्चों को आपको क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों की जो ओपिनियंस हैं उनको क्लास में इनवाइट करें, बच्चे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें और सजेशन लें किससे, स्टूडेंट से। तो बच्चा अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट कंसीडर करता है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लर्नर्स आर आस्क्ड टू टेल द स्टोरी। जो लर्नर्स हैं उनको स्टोरी नरेट करने के लिए कहा गया। टेकिंग प्लेस इन द सिक्वेंशियल पिक्चर। जो एक पिक्चर के सीक्वेंस नहीं होता, ऐसे ऐसे वो दे देते हैं फ्लैश कार्ड जिससे वो स्टोरी को नरेट करें। बाय पेइंग अटेंशन टू द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द टीचर एज ए रूब्रिक। और अटेंशन को पे करते हुए मतलब उस चीज़ पे ध्यान देते हुए जो क्राइटेरिया टीचर ने एक रूब्रिक के थ्रू प्रोवाइड किया है। ये एक्टिविटी क्या प्रमोट करेगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब बच्चा स्टोरी नरेट कर रहा है और सीक्वेंसिंग वे में, यानी कि एक प्रॉपर जो रूब्रिक्स हैं उनको यूज करते हुए जो सीक्वेंशियल पिक्चर्स जो है उनको एक सीक्वेंस में लगा के स्टोरी नरेट करनी है। इस केस में बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स जो होती है वो काम करती है। टीचर इज क्रिएटिंग ए क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स हैव रियल लाइफ कम्युनिकेशन। जो टीचर है वो एक ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे लर्नर्स रियल लाइफ कम्युनिकेशन रखते हैं, ऑथेंटिक एक्टिविटीज करते हैं, मीनिंगफुल टास्क करते हैं और एम्पल अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। विच मेथड इज बीइंग फॉलोड बाय द टीचर? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जीटी मेथड एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड एंड एक्लेक्टिक मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो CLT मेथड होता है ना, इसमें बच्चे की जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, यानी कि बच्चा डेली बेसिस पे अपने घर वालों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, समाज के लोगों से, इधर उधर से जो भी अपनी लैंग्वेज में बात करता है उस चीज़ को क्लास में एज ए टूल यूज़ किया जाता है। तो टीचर ने कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे बच्चे जो हैं वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन कर सकें। एक्टिविटीज़ कैसी हो, ऑथेंटिक, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हों। टास्क कैसे हों, मीनिंगफुल, और उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज मतलब भर भर के अपॉर्चुनिटीज देना जिससे कि वो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सके, यानी कि आपस में लैंग्वेज में बात कर सके। तो ये मेथड जो होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, इसमें बेसिकली फोकस्ड होते हैं स्पीकिंग पर कि बच्चा कितना ज़्यादा और कितना प्रॉपर वे में स्पीक कर रहा है। ठीक है। अ टीचर वाइल डेवलपिंग वोकेबलरी अमोंग द लर्नर्स ग्रुप द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग। एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। द सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड। एक टीचर जो है वो वोकेबलरी को डेवलप करते टाइम जो बच्चे हैं उनके लिए वर्ड्स का एक ग्रुप बनाता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। जैसे जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सब क्या है, एक एजुकेशन का पार्ट है। तो ये फोनेटिक ग्रुपिंग है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है, सिमेंटिक ग्रुपिंग है और लेक्सिकल ग्रुपिंग है। जो फोनेटिक ग्रुपिंग होती है ना, इसमें स्वर को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कप, सप, लप, तो इसमें एक जैसा साउंड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फोनेटिक ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग जो होती है इसमें ग्रामर को एक साथ रखा जाता है। सिमेंटिक ग्रुपिंग जो होती है इसमें सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है कि सारे सेंटेंसेस एक लाइन में एक जैसे हों। लेक्सिकल ग्रुपिंग जो होती है इसमें वर्ड्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सिमेंटिक ग्रुपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। The method in which the mother tongue is used judicially by the teacher only for associating the child with life experiences is known as multilingual method, bilingual method, grammar translation method and direct method। एक ऐसा मेथड जिसमें मदर टंग जो है उसको जुडिशियसली यूज किया जाता है। जुडिशियसली मतलब जहां जरूरत है केवल वहां, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। फॉर एसोसिएटिंग द चाइल्ड विद लाइफ एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चा जो है अपने आप को सहज महसूस कर सके। तो वो मल्टीलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल है, जीटी मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो बाइलिंगुअल मेथड होता है उसमें बच्चे की मदर टंग को यूज किया जाता है, लेकिन तभी तक जब तक बच्चे को उस चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जुडिशियसली मतलब जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। अ टीचर आस्क्ड द लर्नर्स ऑफ क्लास 8th to summarize the plot and most important events in the play. The task is based on which of the cognitive domain of Bloom taxonomy? एक टीचर जो है उसने बच्चों से कहा कि कक्षा 8 का एक बच्चा है, उससे पूछा कि जो प्लॉट है उसको समराइज करना है और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी।
एक प्ले में। तो जो ये जो टास्क उन्होंने बच्चे को दिया है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उनका जो संज्ञानात्मक डोमेन है उस पर किस चीज़ पे बेस्ड है, नॉलेज, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड इवेल्युएट। नॉलेज मतलब ज्ञान, अंडरस्टैंड मतलब बोध, समझ, अप्लाई मीन्स प्रयोग करना और इवेल्युएट मीन्स जांचना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जब बच्चा समराइज करेगा तो समराइज वो तभी कर पाएगा जब उसको उस चीज़ों का समझ होगी। जहाँ बच्चा डिफरेंस करना सीख जाता है, जहाँ बच्चा चीज़ों में अंतर करना सीख जाएगा, बच्चा समराइज करना सीख जाएगा। और इवेंट जो हैं उनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको भी उसको समराइज करना है और प्लॉट को भी समराइज करना है। किसके लिए? प्ले के लिए। बच्चा प्ले तभी कर पाएगा जब उसको उस चीज की समराइज करने की समझ होगी। जो अंडरस्टैंड होता है ना उसमें चीजों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। और नॉलेज जो होता है वो हर चीज का सिर्फ ज्ञान होता है, यानी कि प्रत्यास्मरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, चेकिंग ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग while writing a paragraph is the stage of processing writing, drafting, editing, publishing and generating ideas। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडिटिंग। ठीक है, क्या चीज़ है ये सारी प्रोसेस जो होती है ना, पहली बात तो आपको ये आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ें राइटिंग से रिलेटेड होती हैं। जब भी हम लिखते हैं, कोई ड्राफ्ट आप बना रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो ग्रामर चेक करना, पंक्चुएशन प्रॉपर है कि नहीं वो देखना, स्पेलिंग देखना किसी भी पैराग्राफ को लिखते वक्त। तो ये राइटिंग की मतलब राइटिंग की जो प्रोसेस है उसकी कौन सी स्टेज में ये चीज़ें चेक होती हैं, ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, ड्राफ्ट बनाते वक्त, एडिट करते वक्त, पब्लिश करते टाइम और आइडिया को जनरेट करते टाइम। आइडिया जब आप जनरेट करोगे ना वो आपकी इनिशियल स्टेज होती है। पैराग्राफ लिखते वक्त आपके दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए ना कि कैसे लिखना है, फिर आप उस चीज़ को ड्राफ्ट करते हो। एडिटिंग 3rd नंबर की स्टेज होती है जब आप किसी भी चीज़ को चेंज करते हो, ब्लूप्रिंट बनता है और उसके बाद हम उस चीज को पब्लिश करते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल। इनमें से कौन सा सही नहीं है स्टोरी नरेट करते समय एक शिक्षा शास्त्रीय टूल के तौर पर। इट हेल्प्स टू मेमोराइज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, it helps in integrating stories into curriculum at all levels, it helps to enhance the power of imagination and creativity। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कौन सा स्टोरी टेलिंग में पेडागोजिकल टूल नहीं होता है कि ये स्टोरी जो है उसके मोरल को याद करने में हेल्प करता है, ये कभी भी मदद नहीं करेगा। ये रीजनल और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। स्टोरी को इंटीग्रेट करता है करिकुलम में सारे लेवल्स पर, बिल्कुल सही है। पावर एनहेंस करेगा इमेजिनेशन की और क्रिएटिविटी की, कि आप कितना क्रिएटिव तरीके से किसी भी स्टोरी को सोच सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी। लेकिन स्टोरी को याद करने के लिए ये इसमें हेल्प नहीं करेगा। सो द ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।